औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील-उर-रहमान FBN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आपके साथ मैं इसे ख़बर भी कह लें और मेरा तज्ज़िया भी कह लें जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ममनुआ फंडिंग केस, असल में ये ममनुआ फंडिंग केस भी है, फॉरेन फंडिंग केस भी है। ये सबसे पहले जब केस दायर किया गया था अकबर एस बाबर साहब ने, ये उस वक्त इसका टॉपिक था फॉरेन फंडिंग केस। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने इसे फॉरेन फंडिंग की बजाय ममनुआ फंडिंग केस बना दिया गया। इसका नाम रख दिया गया कि ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एक एटमी असासा है। और ये जिस तरह के नाज़रीन आपने देखा कि बहुत सारे जितने भी बाख्तियार लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एविडेंस रखा जाता है। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में किसी की ऑडियो रखी जाती है, किसी की वीडियो रखी जाती है और फिर वो वक्त आने पर उसे एक एटम बम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी जो केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, ये भी एक एटम बम की तरह एक असासा रखा हुआ है और ये वक्त आने पर इसे एटम बम की तरह चला दिया जाएगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस एक साइड पर रखा हुआ है कि इसे वक्त आने पर सुनाया जाएगा। परवेज़ लाई की कामयाबी के बाद इस केस का फैसला करने की ठान ली गई और फाइनेंशियल टाइम्स की खबर या से रिपोर्ट करें। इसकी टाइमिंग आप ज़रा नोट कीजिएगा, इसकी टाइमिंग कि इसकी जो टाइमिंग है फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की जो रिपोर्ट की टाइमिंग है, ये बड़ा अहम मतलब कि सोचने की बात है कि ये बड़ी अहम चीज़ है और इसे समझने के लिए ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। अबराज ग्रुप के चेयरमैन आरिफ नकवी एक बहुत ही स्मार्ट आदमी हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी हैं और इनके जो सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ इनके तल्लुकात बने और बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपना सरमाया लगाया और ये अपना सरमाया लगा के अबराज ग्रुप और या अबराज कंपनी कायम की गई। और इसी तरह इनके आसफ़ अली जरदारी साहब के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे ये। और इनके तल्लुकात नवाज शरीफ के साथ भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। ये जो के इलेक्ट्रिक कंपनी है, असल में ये अबराज ग्रुप की मलकियत है। ये जो के इलेक्ट्रिक कंपनी है ये एक्चुअली अबराज ग्रुप की मलकियत है और ये के इलेक्ट्रिक कंपनी को एक चाइनीज़ कंपनी, जिसे आप जानते होंगे कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है शनाई कंपनी, ये शनाई कंपनी चाइनीज़ कंपनी ये इसे ख़रीदना चाहती थी, अबराज ग्रुप को, ये के इलेक्ट्रिक को ख़रीदना चाहती थी। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने उस वक़्त सुई नॉर्दर्न गैस के कोई 70 मिलियन जो इसके ऊपर इसके पैसे देने थे, के इलेक्ट्रिक के ऊपर सुई नॉर्दर्न गैस के कुछ 70 मिलियन का जो बिल की अदायगी या बकाया जात थे, ये के इलेक्ट्रिक के ऊपर चढ़े हुए थे। और शनाई ग्रुप ने, जो चाइनीज़ कंपनी है शनाई, उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन इनके साथ ये तय की कि हम आपकी ये के इलेक्ट्रिक कंपनी खरीदते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है, या तो आप ये के इलेक्ट्रिक के जो 70 मिलियन है ये पेमेंट आप अदा करें, हम के इलेक्ट्रिक कंपनी खरीद लेते हैं, या किसी भी तरीके से ये सुई नॉर्दर्न गैस के जो 70 मिलियन है इन्हें माफ़ करवा दें, फिर हम ये कंपनी खरीदेंगे। उस वक़्त ये आरिफ नकवी साहब ने 70 मिलियन के लिए मियां नवाज शरीफ का ज़रिया इस्तेमाल किया कि मियां नवाज शरीफ के ज़रिए ये पैसे माफ़ करवाते हैं 70 मिलियन की रकम। और ये शायद उस वक़्त शाहिद खान अब्बासी साहब भी इनके बहुत बड़े फ़ैन थे और शहबाज शरीफ साहब की भी इनके बड़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन 2013 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ काफ़ी समझदार हो गए थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी धक्के खा के 7-8 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान आए और इलेक्शन लड़ा और ये कामयाब होकर वज़ीर आज़म बने। तो इन्हें काफ़ी सूझबूझ आ गई थी, एक सियासत में इनका एक बहुत बड़ा एक तजर्बा हो गया था, लिहाजा ये किसी भी सूरत नहीं माने। शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें फ़ोर्स किया, शाहिद खान अब्बासी साहब ने इन्हें फ़ोर्स किया कि चलें ये के इलेक्ट्रिक के जो अबराज ग्रुप के जो पैसे हैं
सुई नादरन गैस के 70 मिलियन ये इन्हें माफ़ करवा दें, लेकिन नवाज शरीफ साहब उस वक्त नहीं माने। और ये आरिफ नकवी साहब ने हालात को देखते हुए जब इनकी बात ना बनी तो जाहिर है ये एक बड़े स्मार्ट और बहुत बड़ा इस वक्त आपको पता है अपराध ग्रुप था, यूरोप अमेरिका में इनकी ब्रांचेस फैली हुई थी और ये के इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी कंपनी ये चला रहे थे। तो ये हालात को सियासत पे भी गहरी नज़र रखते थे और इन्होंने सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हुए इन्हें महसूस हो गया, 100% इन्हें यकीन हो गया, ज़ाहिर रिपोर्ट्स भी मिलती हैं, हर तरह से ये बंदा खबरें रखते थे, तो इन्हें महसूस हो गया कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान होंगे, कि जो आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा वो इमरान खान होगा। इन्होंने इमरान खान के साथ राब्ते कायम करने शुरू कर दिए, अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी और उन्होंने शुरू में इमरान खान को फंडिंग शुरू की। पहले तो कुछ अर्सा इन्होंने शौकत खानम में भी इन्होंने चैरिटी के लिहाज से पहले चैरिटी की, शौकत खानम की इन्होंने हेल्प की, पैसे देते रहे बाद में, लेकिन वो थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी अमाउंट होती थी। लेकिन जब इन्हें यकीन हो गया कि 100% 100% इमरान खान वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो इन्होंने ये जो वोटन क्रिकेट क्लब दुबई में, ये क्रिकेट क्लब इन्हीं का था और ये क्रिकेट क्लब चैरिटी के लिए मैचेस करवाया करते थे हमेशा। अच्छा, इस वक्त अगर आपने इसकी मज़ीद तफसील जाननी है ना तो आप रेहाम खान की किताब उठा के पढ़ लें। रेहाम खान की किताब में तमाम तफसीलात दर्ज है। तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ राब्ते शुरू कर दिए और मैच भी करवाते रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चैरिटी के नाम से ये वोटन क्रिकेट क्लब के अकाउंट में पैसे आते थे और उसके बाद ये पैसे बज़रिया अकाउंट्स के होते हुए अमेरिका से जो है वो इमरान खान साहब के ज़ाती अकाउंट में, शौकत खाने में नहीं, उसके बाद ये पीटीआई के ज़ाती अकाउंट में, जो पीटीआई का अपना अकाउंट था उस अकाउंट में, खान साहब के अकाउंट में और खान साहब के जो करीबी दोस्त हैं उनके अकाउंटों में ये भारी भारी रकमें आती रही और तकरीबन आप ये कह लें कि 2.1 मिलियन डॉलर इनके अकाउंट में आए। और अबू ज़ैबी के एक शेख अल नहान साहब है, उन्होंने भी 20 लाख डॉलर जो थे, शेख अल नहान साहब ने, अबू ज़ैबी के जो वज़ीर थे, उन्होंने 20 लाख डॉलर भी इनके अकाउंट, पीटीआई के अकाउंट और डिफरेंट इमरान खान साहब के दोस्तों के अकाउंट और इमरान खान साहब के ज़ाती अकाउंट था खान साहब का, उस अकाउंट में ये भी पैसों के ट्रांसफ़र होते रहते। अच्छा, उसके बाद ये जो अभी 20 लाख पाउंड की जो खबर अभी रिपोर्ट हुई है फाइनेंशियल टाइम्स में, ये तकरीबन, अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि तकरीबन 700 मिलियन अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये बहुत बड़ी रकम बनती है, अरबों में बनती है, कि जिसे ब्लैक मनी को वाइट मनी किया गया। ये गवर्नमेंट का कहना है कि 700 मिलियन रकम वाइट मनी की गई है। अच्छा, उस वक्त जब ये रकम आया करती थी, ये खान साहब के जो करीबी दोस्त थे, अकबर एस बाबर साहब हो गए, हामिद खान साहब हो गए और इस तरह के 4-5 दोस्त जो थे खान साहब के, जिन्हें बानी रुकन पीटीआई कहा जा सकता है। और अकबर एस बाबर साहब और हामिद खान साहब ये इस चीज़ पे इख्तलाफ करते थे खान साहब के साथ कि खान साहब ये जो जितनी भी हमें फंडिंग आ रही है, ख़ासकर ये इंडिया से और इसराइल से, और ये जितनी भी वाइट मनी की जा रही है, ये हमारे लिए, हमारी सियासत के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। लेकिन बकौल अकबर एस बाबर साहब के कि खान साहब नहीं मानते थे और इस चीज़ से इनके इख्तलाफात बढ़ते चले गए। और 2014 में पहली बार अकबर एस बाबर साहब ने ये पैसे जो हैं सारे सबूत इकट्ठे किए, सारे अकाउंट से इकट्ठे किए और 2014 में इलेक्शन कमीशन में ये केस दायर कर दिया। जैसा कि ये खबरें वक्त के साथ साथ नाज़रीन आप देखते रहे, हालात देखते रहे आप कि किस तरह पीटीआई ने इनके ऊपर स्टे लेती रही हैं। कभी हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, कभी हाई कोर्ट से स्टे ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से इनको स्टे मिलता रहा, जिनके ज़रिए मिलता रहा वो आपके सामने है कि उनको वो स्टे मिलता रहा। मतलब ये केस को लटकाते 8 साल तक ये केस लटकता रहा।
अच्छा, उसके बाद नाज़रीन, ये जितनी भी इलेक्शन कमीशन ने ये अपने केस के दौरान ये जितनी भी स्टेट बैंक से डिटेल्स इकट्ठी की थी, और स्टेट बैंक ने इन्हें तकरीबन 17 अकाउंट 17 अकाउंटों की डिटेल दी कि ये 17 अकाउंट में जितने पैसे आए हैं ये खुफिया तरीके से ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर नहीं की थी, और ये खुफिया तरीके से आई हैं सारी रकमें। और ये सिलसिला इसी तरह 8 साल तक चलता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता ये अब जून 2022 में इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया। और जब इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया तो स्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये अब फ़ैसला अब एक साइड पे रख दें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा है। लेकिन जैसे ही परवेज़ इलाही साहब का अभी फ़ैसला आया, और उसके बाद आपने देखा कि जब ये फ़ैसला महफूज किया गया था तो पीडीएम स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ, सॉरी ये बताना भूल गया कि स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ पीडीएम भी उस वक्त खामोश हो गई थी। वो भी खामोश होकर बैठ गए थे कि जब वक्त आएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला जाएगा, उससे प्रेशराइज किया जाएगा कि इसका फ़ैसला अनाउंस करें। अब जब इसका फ़ैसला परवेज़ इलाही साहब का जब फ़ैसला आया कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं और हमज़ा शहबाज साहब घर जाए, ये वज़ीर आला नहीं रहे हैं। और पीडीएम का ख्याल था, पीडीएम की एक अपनी सोच थी कि जब ये आइंदा इलेक्शन होगा 2023 का, जब ये इलेक्शन होगा तो 2023 के इलेक्शन में जब खान साहब अपनी टिकटें तकसीम करने लगेंगे, उधर से ये अपनी टिकटें तकसीम कर रहे होंगे, तो हम अपना इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के प्रेशराइज करके एहतजाज करके ये उसी वक्त उधर वो टिकटें तकसीम कर रहे होंगे और उधर हम इलेक्शन कमीशन से इसका फ़ैसला करवाएंगे। ये इनकी अपनी एक सोच थी, कह लें, इन्होंने अपना एक सलाह मशवरा किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद नाजरीन, लेकिन अचानक से ये जो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए, और अब पीडीएम के पास अब जैसे वो हुकूमत में आए हैं, और जो हालात के साथ आपने देखा कि डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल की कीमतें, हर चीज़ की कीमतें कहाँ चली गई, महंगाई जो थी, नून लीग की सियासत ख़त्म हो चुकी थी महंगाई की वजह से, और पीडीएम के पास अब मार्केट में लाने के लिए, अवाम के पास जाने के लिए कोई भी मंजिल नहीं था। अब कोई या तो दूसरा मंजिल होता तो इस पर फिलहाल खामोशी, अपना जो कि उन्होंने सोचा हुआ था कि इलेक्शन के वक्त करेंगे, लेकिन उनके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं थी जिससे वो मार्केट में लॉन्च कर सकते। और स्टैब्लिशमेंट के पास भी अब कोई ये जवाब नहीं रह गया, और ना ही अब कोई रियासत के पास कोई ऐसा इशू है, और ना ही किसी और पार्टी के पास। और अब इन सब ने ये फैसला किया है कि ये आखिरी असासा, आखिरी एटम बम, ये टाइम आ गया है, इसे छोड़ दिया जाए। अच्छा, अब आपने देखा नाज़रीन, ये फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की जो रिपोर्ट आई है, इसकी टाइमिंग ज़रा चेक कीजिएगा। इसकी टाइमिंग बड़ी मायने रखती है, वो ज़रूर कीजिएगा कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की टाइमिंग, और उधर से अब पीडीएम का एहतजाज, मौलाना फजल रहमान साहब आए दिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेनेट में शरीर रहमान साहब की जो गूंज सुनाई दे रही है, वो भी फैसले के ममनुआ फंडिंग के इसका फैसला सुनाया जाए, वो भी सेनेट में अब 2 दिन से वो बार बार आसमान की बुलंदियों तक उनकी चीखें जा रही हैं। और इसी तरह मरियम नवाज साहिबा भी इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर रही हैं, उन्हें फोर्स कर रही हैं कि अगर ये फैसला अभी ना सुनाया तो हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाके धरना दे देंगे। और ये सारी चीज़ें को देखते हुए मेरा एक अपना आइडिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया था
कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन में इजलास हो रहा है और मेरे ख्याल में ये अगस्त के दूसरे हफ्ते तक उम्मीद है कि इसका फैसला आ जाएगा। और जैसे इसका फैसला आ जाएगा, इमरान खान साहब और पीटीआई पिट जाएगी और पीटीआई और पीडीएम ने दूसरी तरफ, नाज़रीन जैसा कि आपको पता है, पीडीएम की तरफ से, नून लीग की, मौलाना फजल रहमान की, सब पार्टियों की तरफ से ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस को मुतनाज़ा बना दिया गया जिन्होंने परवेज़ लाई के हक़ में फ़ैसला दिया है। उधर से ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को मुतनाज़ा बना दिया है, क्योंकि जैसे ही खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला आएगा, पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला आ जाएगा, खान साहब फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इन्हीं तीनों जजों के सामने अपना ये रखेंगे कि हमें कुछ स्टे दिया जाए या इसके खिलाफ जो भी और एक्शन लेते हैं वो करेंगे। लेकिन अब इन तीनों जज साहिबान को मुतनाज़ा बना दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वहाँ पर ये तीनों जज साहिबान अपने तौर पे ये अपना बेंच नहीं बना सकते, वहाँ भी कोई लार्जर बेंच बनेगा और जैसे ही कोई लार्जर बेंच बनेगा और लार्जर बेंच में बहुत से जज साहिबान ऐसे हैं जो खान साहब को पसंद नहीं करते, खान साहब की पॉलिसियों को पसंद नहीं करते, जो खान साहब से इख्तलाफात रखते हैं, तो लाजमी वहाँ पे जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला आ जाएगा। और अब यहाँ पर आके खान साहब का इम्तिहान शुरू होगा और ये पीटीआई पे एक बहुत मुश्किल टाइम होगा। अगर वो इस मुश्किल इम्तिहान से, मुश्किल टाइम से गुजर गए, हर तरह के फैसलों को छूते हुए वो कोई अपना रहा, क्योंकि अब उनकी बैक पे अगर कोई ताकतवर शख्सियत होगी तो वो इस मुश्किल इम्तिहान से गुजर जाएंगे, या अपने तौर पे कोई अवामी फ़ैसला करवा के अगर वो इस इम्तिहान से गुजर जाते हैं तो फिर खान साहब को कोई नहीं रोक सकता। और ये एक सवालिया निशान है, क्या कि खान साहब इस इम्तिहान में पूरे उतर सकेंगे, इस इम्तिहान को क्रॉस कर लेंगे, इस इम्तिहान में पास हो जाएंगे, या के पिट जाएंगे, पीटीआई की सियासत ख़त्म हो जाएगी, खान साहब पे बैन लग जाएगा। लेकिन जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि किसी की भी, अब खान साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सियासत से आउट किया गया, ताहियात उन्हें नाहल कर दिया गया, लेकिन नून लीग की सियासत ख़त्म नहीं हो सकी। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उनको फांसी दे दी गई, उनका एक अदालती कत्ल हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासत को कोई ख़त्म नहीं कर सका। और इसी तरह अगर खान साहब को सियासत से आउट कर देते हैं, पीटीआई पे बैन लग जाता है, तो खान साहब की सियासत नहीं ख़त्म होगी। ये 100% श्योर है, जो हालात पर नज़र रखते हुए, तारीख पर नज़र रखते हुए पीटीआई की या खान साहब की सियासत ख़त्म नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि खान साहब इस इम्तिहान में पूरा उतरते हैं या कि नहीं। यहाँ पर एक सवालिया मार्क है। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ हिमायत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।